नर्मदे हर हर महादेव। आज हम अयोध्या में हैं। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली, अयोध्या भगवान श्री राम की लीला स्थली, अयोध्या जिसने समूचे संसार को राम राज्य का आदर्श दिया। अभिनव पांडे जी आज हमारे साथ हैं। आप रहते तो राम की नगरी में हैं, लेकिन राम के साथ भगवान भोलेनाथ में भी आपका मन रमता है। शिव की उपासना करते हैं और कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए बार बार दौड़े चले जाते हैं। 1, 2, 3 बार नहीं, 4 बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके हैं। सांसारिक रूप से तो व्यवसायी हैं, आपका व्यवसाय है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से परम चेतना भगवान शिव भोलेनाथ के उपासक, उनके प्रार्थी। बहुत सारे लोग जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, जिनके हृदय में भगवान भोलेनाथ के प्रति प्रेम है, जो उनके निवास स्थान कैलाश को अपने नैनों से निहारना चाहते हैं, वो इस यात्रा को कैसे करें, ये वीडियो, ये वार्तालाप उनके काम का हो सकता है। आइए बातचीत शुरू करते हैं। अभिनव पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ओम नमः शिवाय। आपको भगवान भोलेनाथ ने अपने स्थान पे बुलाया, अपने धाम पे बुलाया और दर्शन दिए, ये आपका परम सौभाग्य है। सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे ये मन में विचार आया कि कैलाश मानसरोवर आपको जाना चाहिए। हम हाई स्कूल में थे, उस टाइम में पेपर घर पे आया करता था, तो एक बार कैलाश जी की छवि जो है, गोल्डन कैलाश, सबसे पीछे वाले पन्ने पे छप के आया। तो बड़े वाले भैया से पूछे, ये क्या है, ये कौन सी जगह है, कहाँ है ये? तो उन्होंने कहा ये कैलाश मानसरोवर है, ये तिब्बत में है और यहाँ जाने में काफ़ी खर्चा आता है। तो हमने पूछा कितना आता है? उन्होंने बोला लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में आता है। हमने मन में संकल्प किया कि कभी हमें ऐसा अवसर मिला, हमारे पास इतना पैसा हुआ कि यह यात्रा हम कर सकें, तो ज़रूर इस यात्रा को करेंगे। फिर मन में चल ही रहा था कि कुछ सालों के बाद जो है कोई सज्जन हमें मिले कैलाश यात्री, उनसे चर्चा होने लगी। उन्होंने बताया तो हम उनसे पूरी यात्रा की जानकारी लिए, कैसे कैसे आवेदन किया जाता है, सारी चीज़ें वो हमें बताए। और फिर उस टाइम में ऑफलाइन आवेदन होता था। 2013 के लिए हमने आवेदन किया, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ बैच नंबर 4 में। परंतु केदारनाथ जी की जो आपदा आई हुई थी, उसके कारण से यात्रा स्थगित कर दी गई। केवल उस वर्ष में एक बैच, प्रथम बैच, पहला बैच केवल वह यात्रा कर पाया। आपदा के पहले पहले वो पहुंच गए थे। उसके बाद दूसरा बैच अल्मोड़ा में फंस गया था और बाकी हम तैयारी किए थे जाने के लिए, परंतु हमारे पास मैसेज आया, फ़ोन आया कि आपकी यात्रा स्थगित हो गई है, आपको अगले वर्ष 2014 में प्राथमिकता दी जाएगी और आप 2014 की तैयारी करिए। फिर 2014 आया, फिर से आवेदन किया हमने और हमें प्राथमिकता मिली। बैच नंबर 2 हमें मिला उस टाइम में। उस बैच में यात्रा हुई। सर्वप्रथम यहाँ से दिल्ली गए। दिल्ली में 4 दिन रहना होता है, जिसमें 3 दिन मेडिकल होता है। मेडिकल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल करता है और मेडिकल करके वो रिपोर्ट जो है आईटीबीपी को देते हैं। आईटीबीपी बताता है कि आप यात्रा के योग्य हैं या नहीं। जैसे मेडिकल जब होता है तो मेडिकल में लगभग क्या क्या टेस्ट होता है और क्या आमतौर पर देखा जाता है? मेडिकल में हार्ट की, फेफड़ों की शक्ति देखी जाती है, फेफड़ा इनका उस लायक है कि नहीं, हार्ट बीपी इनका हाई लो अधिक तो नहीं होता है, थायराइड की समस्या तो नहीं है, और बस और इतना ही देखते हैं। उनको रनिंग कराते हैं, दौड़ाते हैं। फिर कुल मिलाकर ऑक्सीजन लेवल अगर कम होता है तो आप उस वातावरण में सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसके लिए जी ऑक्सीजन, मेन ऑक्सीजन ही उनका रहता है कि ऑक्सीजन की समस्या काफ़ी हाइट में जानी है, उनको कोई समस्या ना हो। फिर उसके बाद अगर यात्री जो है सेलेक्ट होते हैं, फिर वहाँ गए, शाम को आए, रात रुके। 5वें दिन सुबह हम दिल्ली से काठगोदाम के लिए निकलते हैं। दोपहर में काठगोदाम 1 घंटा वहाँ लंच हुआ, उसके बाद फिर हम अल्मोड़ा नाइट स्टे के लिए पहुँचते हैं।
अल्मोड़ा में रात रुके, फिर दूसरे दिन सुबह जो है हम निकलते हैं धारचूला के लिए। धारचूला में 2 दिन रहना होता है। धारचूला वो जगह है जहाँ भारत और नेपाल का बॉर्डर है। नदी के इस पार नेपाल है, नदी के इस पार भारत। धारचूला में 2 दिन रहना होता है। फिर उसके बाद हम लोग 2 दिन के बाद निकलते हैं नारायण आश्रम। नारायण आश्रम में हम लोग का लंच होता है। लगभग नारायण आश्रम की दूरी 8 किलोमीटर है, जो कि हमें जीप के माध्यम से ले जाते हैं, 4 व्हीलर के माध्यम से। और फिर वहाँ से हमारी पैदल यात्रा प्रारंभ होती है नारायण आश्रम से। फिर सेम डे में हम जिस दिन नारायण आश्रम पहुँचे उसी दिन हम लोग गाला पहुँचते हैं। गाला में नाइट स्टे किए। फिर सुबह के टाइम में निकले हम। दूसरे दिन बुद्धि पहुँचते हैं। बुद्धि तीसरे दिन फिर हम पहुँचते हैं गुंजी। ये सब उत्तराखंड के हिस्से? उत्तराखंड के हिस्से। गुंजी में 2 दिन रहना होता है। वहाँ मेडिकल होता है। फिर पुनः ITBP के डॉक्टर वहाँ पे मेडिकल करते हैं और वह स्वीकृति देते हैं कि आप यात्रा के योग्य हैं या नहीं। अगर किसी को उन्होंने मना कर दिया तो नहीं जाना है, चाहे जो भी कहे, नहीं जाना है, क्योंकि वो हमारे हित के लिए वो करते हैं। वो जानते हैं इनका शरीर अलाउ करे या ना करे, तो उसी हिसाब से हमको अनुमति मिलती है। वहाँ अनुमति मिलने के बाद फिर हम पहुँचते हैं नाभी गाँव शाम के टाइम में। और फिर नाभी गाँव में नाइट स्टे किए। फिर सुबह जो है वापस आ गए। आके फिर वहाँ नाइट स्टे गुंजी में किए। फिर सुबह के टाइम में हम लोग मतलब पहले दिन रुके, दूसरे दिन वहाँ गए, फिर तीसरे दिन सुबह हम लोग आके निकल लेते हैं नावीडांग के लिए। नावीडांग अर्थात ओम पर्वत। ओम पर्वत में हम लगभग शाम को पहुँचते हैं काला पानी होते हुए, जहाँ पे काली नदी का उद्गम स्थल है। काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी से है। फिर काला पानी से आगे बढ़े नावीडांग ओम पर्वत, नाइट स्टे किए। रात में 2 बजे मिलाकर कैलाश मानसरोवर के दर्शन से पहले आपको ओम पर्वत के दर्शन हो जाते हैं। हाँ, ओम पर्वत के दर्शन हो जाते हैं। और रात में 2 बजे वहाँ से हम लोग को निकलना रहता है, क्योंकि हम लोग को सुबह के 7 बजे के पहले लिपू लेक पास पे पहुँचना रहता है, जहाँ पे चाइना के अधिकारी आते हैं और हम लोग को रिसीव करते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं और फिर हम लोग को लेकर जाते हैं तकलाकोट, जहाँ पे हम लोग का इमिग्रेशन होता है। हर एक यात्री का इमिग्रेशन होता है और फिर उसके बाद वो जो है स्वीकृति देते हैं। फिर वहाँ पे 1 दिन रुक के फिर तीसरे दिन हम लोग सुबह जो है निकलते हैं कैलाश मानसरोवर के लिए, जो कि डारचिन पहला पड़ाव रहेगा। पहले वहाँ से निकले लगभग 50 किलोमीटर चल के हम लोग को मिलता है रावण ताल, राक्षस ताल भी कहते हैं। वहाँ लगभग 1 घंटे हम लोग रहते हैं, 1 घंटा रहना होता है। फिर वहाँ पे रह के फिर निकलते हैं मानसरोवर। मानसरोवर वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे गाड़ी रुकती है। सारे यात्री आनंद से स्नान करते हैं, भक्ति में आनंद में डूब जाते हैं, क्योंकि वहाँ से महादेव जी की भी दर्शन होते हैं। अच्छा, कैलाश जी के भी दर्शन होते हैं, मानसरोवर से भी, रावण ताल से भी होते हैं। तो मानसरोवर में स्नान करके फिर हम लोग निकलते हैं डारचिन। डारचिन हम लोग पहुँचते हैं लगभग, जैसे कैलाश के दर्शन तो वहाँ से शुरू हो जाते हैं जी, लेकिन मानसरोवर की झील जिस तरह से है जी, तो वो उसकी कितनी बड़ी झील है? और मानसरोवर झील लगभग 108 किलोमीटर की परिधि में है। अच्छा, 108 किलोमीटर काफी बड़ा क्षेत्र है। हाँ, और लंबाई चौड़ाई उसकी दूर दूर तक किनारा नहीं दिखाई देता, बहुत दूर दूर तक है, किनारा नहीं दिखाई देता है। अच्छा, हाँ, हाँ। कैलाश जी दिखते हैं लेकिन किनारा नहीं दिखाई देता है। अच्छा। कैलाश जी काफी ऊंचाई पे हैं, हाँ। तो कैलाश जी के दर्शन हो जाते हैं और बाकी किनारा और नहीं उसमें दिखाई देता। हंस वगैरह भी राजहंस, जी जी जी, राजहंस के दर्शन करने को मिलते हैं। अच्छा, और वो निरंतर उसमें जो है विचलन करते रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो हम लोग स्नान किए मानसरोवर, स्नान करके फिर निकल गए डारचिन। पहुंचते हैं लगभग शाम हो जाती है, 6 बज जाते हैं लगभग। फिर वहाँ पे नाइट स्टे होता है। फिर 1 दिन और रोकते हैं वहाँ पे, 2 दिन रोकते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है उस यात्रा के लिए ढल जाए। 2 दिन उस पूरे वातावरण के हिसाब से शरीर बन जाए। जी जी जी, ठीक। और फिर सुबह जो है दूसरे दिन, तीसरे दिन सुबह जो है हम लोग बस के द्वारा जो है निकलते हैं यम द्वार के लिए। यम द्वार वो स्थान है जहाँ पे माना जाता है कि अगर हम यम द्वार की परिक्रमा कर लेते हैं तो यात्रा की पूरी जिम्मेदारी यम की हो जाती है और हमें सुरक्षित कुल मिलाकर कैलाश के चौकीदार हैं। जी 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 जी। तो फिर वहाँ से हम लोग जो है निकलते हैं यम द्वार, लगभग 10 किलोमीटर है।
यम द्वार परिक्रमा करते हैं सारे यात्री, और यम द्वार से ही कैलाश जी के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं। खूब बर्फ से ढके हुए, सफ़ेद बर्फ से ढके हुए, कभी बादल से ढक रहे हैं, कभी बादल खुल रहा है, कभी बादल से ढक रहे हैं। अद्भुत छवि, अद्भुत। तो वहाँ पे वहीं ही लोग भाव विभोर हो जाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग जब पद यात्रा शुरू करते हैं, लगभग हमें लगता है कि करीब जो है 14 से 15 किलोमीटर की यात्रा है, ऐसे ही लगभग है। हम लोग सुबह चलते हैं तो लगभग 10 बजे चलते हैं, तो शाम को लगभग 3 से 4 बजे के तक हम लोग पहुँचता है डेरापुर। वहाँ पे रात डेरापुर में रुकना होता है। अच्छा, डेरापुर। अच्छा जी। डेरापुर से फिर लगभग 6 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो चरण स्पर्श पे पहुँचते हैं। अच्छा, तो कुछ यात्री जो असमर्थ होते हैं चलने, चरण स्पर्श मतलब कैलाश की तलहटी। जी। अच्छा। जी। तो जो असमर्थ होते हैं वो रुक जाते हैं, और जो चलने में महसूस करते हैं, चल सकते हैं, वो खूब तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा। बैग अपना बड़ा वाला रख के, छोटा सा पूजा का बैग लेके खूब तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, और वहाँ पहुँच के आनंदमय हो जाते हैं। गंगा जी की ब्रह्मपुत्र नदी की धारा बहती है जो कैलाश जी के चरणों से आती है, उसी के किनारे किनारे हम लोग चल के वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई कितनी है, कम है या ज़्यादा है? कम है, अधिक नहीं है। लगभग हमें लगता है कि करीब 40-50 मीटर का है। अच्छा। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे हम लोग घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे रुकते हैं। जिसको जैसा हो पाता है वो अपना पूजा स्तुति करता है। फिर वो करके हम लोग जो है सेम टाइम में 1-2 घंटे वहाँ रह के नीचे चले आते हैं। फिर आके भोजन की व्यवस्था रहती है, भोजन करके हम लोग आराम करके फिर सुबह जो है लगभग 3 बजे उठ जाते हैं, और फिर आगे की यात्रा के लिए, आगे की परिक्रमा के लिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। और फिर वो डोलमा पास की यात्रा प्रारंभ होती है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे है। इस कैलाश यात्रा की सबसे ऊंचाई की वह परिक्रमा है, लगभग 21,000 फीट है, 21,500 फीट। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है? ऑक्सीजन की प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत होती है, बहुत ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बर्फ से ढका रहता है, ऑक्सीजन वहाँ बहुत कम है। तो हम लोग प्रारंभ किए 3 बजे, और फिर शाम होते हुए हम लोग उस जब हम लोग डोलमा पास पे पहुँचते हैं तो वहाँ से गौरी कुंड और गणेश कुंड के दर्शन होते हैं नीचे। अच्छा, वो मतलब कैलाश की तलहटी में आसपास? हाँ। जी। 2 कुंड हैं, गौरी कुंड और गणेश कुंड। जी। 2 कुंड हैं, गौरी कुंड और गणेश कुंड। वहाँ पे कुछ यात्री जो हिम्मती होते हैं वो जाके स्नान भी करके आते हैं, कुछ वहाँ से दर्शन करके ही आगे बढ़ लेते हैं। तो उसके बाद वहाँ से हम लोग चले काफ़ी हाइट पे, और फिर नीचे आते हैं धीरे धीरे झुंझुनपुर, जहाँ पे शाम को हम लोग पहुँचते हैं। झुंझुनपुर वहाँ पे यात्री जो है पहुँच के जो है हवन करके और फिर अपने हिसाब से स्तुति करके जो है रात्रि विश्राम करते हैं। फिर सुबह के टाइम में हम लोग उठते हैं, लगभग 11 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा फिर करके हम लोग सीधे दार्जिन पहुँच जाते हैं। और फिर दार्जिन पहुँचने के बाद फिर एक दिन वहाँ रुक के फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए मानसरोवर की परिक्रमा के लिए हम लोग निकलते हैं। मानसरोवर की परिक्रमा हम लोग जो है बस के द्वारा करते हैं, सरकार की ये व्यवस्था है। सड़क वगैरह बनी हुई है? सड़क बनी हुई है, उस बस से हम लोग काफ़ी लगभग। तो वो झील का जो तट है उसके किनारे किनारे परिक्रमा होती है? जी, किनारे किनारे परिक्रमा। अच्छा, मानसरोवर दिखाई देता रहता है? मानसरोवर हमेशा निरंतर दिखाई देते रहते हैं। कितना समय लगता है इसमें? लगभग लगता है 5 घंटे 6 घंटे। अच्छा, 5-6 घंटे लगते हैं। परिक्रमा करके एक पॉइंट पे जाके हम लोग को रोकते हैं, वहाँ पे हम लोग 2 दिन रहते हैं। और आश्चर्य की बात ये थी कि जो हमारी प्रथम यात्रा थी कैलाश मानसरोवर की 2014 की, वो महाकुंभ लगा हुआ था वहाँ पे। महाकुंभ मतलब? महाकुंभ जैसे प्रयाग में कुंभ लगता है 12 साल पे, अच्छा, उसी तरीके से हर 12 साल पे वहाँ कुंभ लगता है। 2014 में वो कुंभ लगा हुआ था। अच्छा। और उस कुंभ की ये खासियत तो है कि ये केवल संयोग है कि आप उस समय पर पहुंचे? संयोग है, हमें पता नहीं था। हमें वहाँ जाके पता चला, लोगों ने बताया कि कुंभ लगा हुआ है। और इसका ये हमें आनंद मिला कि दिव्य जो आत्माएं हैं, दिव्य जो ज्योतियाँ हैं, वो कुंभ में आके उस मानसरोवर झील में आके स्नान करती हैं, और स्नान करके सीधे कैलाश जी के चरण स्पर्श के लिए आते हैं। दिव्य ज्योतियाँ मतलब किस तरह से? दिव्य पुंज। अच्छा, दिव्य पुंज जो है आके स्नान तो वो कहाँ से? ऊपर से खूब तेजी से आते हैं, आकाश पुंज की तरह। जी। अच्छा। और स्नान करते हैं, लगभग
कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई आधे मतलब वो जो ज्योति है या एक तरह से सितारे हैं जी, वो वहाँ से आकाश से उतरते हैं, हाँ, नीचे आते हैं, हाँ, मानसरोवर झील में जाते हैं, जी जी, फिर वहाँ से आते हैं और फिर कैलाश की तरफ चले जाते जी जी। और माना जाता है, कहते हैं कि वहाँ पे जो सिद्ध संत हैं उनकी ऊर्जा है, वहाँ पे वो निवास करते हैं। वो कैलाश जी के नीचे भी बहुत सारे दिव्य पुंज जो है आके वहाँ पे साधना करते हैं, साधना में पड़े हुए हैं, जो ज्योति स्वरूप हैं, शरीर में नहीं है लेकिन उनका ऊर्जा और उनकी आत्मा है, वो आके वहाँ स्नान करके और फिर कैलाश जी के पास जाते हैं। तो शाम होते ही प्रारंभ हो जाता है स्नान, और फिर जैसे जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है वो दिव्य पुंज अधिक हो जाते हैं, पास में आके स्नान करते हैं, लगभग 50 कदम की दूरी पे आके स्नान करते हैं, बहुत ही पास में। और वो आनंद, अगर कोई बोल देता है तो तेजी से चले जाते हैं, अगर कोई आवाज़ लगा दिया ओम नमः शिवाय हर हर महादेव तो निकल के चले जाते हैं, रुकते नहीं, ये भी देखा गया है। तो हम तो सारी रात वहाँ पे जो है मानसरोवर लेक के किनारे बैठे थे, भोर तक बैठे हुए थे और बहुत आनंद आया। फिर उसके बाद फिर यात्रा जाना हुआ, लेकिन यह दर्शन नहीं हो पाए। फिर 2 दिन वहाँ पे रह के जो है मानसरोवर पे, तीसरे दिन 14 में गए, फिर कब गए? फिर 14 में गए, फिर 17 में गए, फिर 18 में गए, फिर 19 में गए। इस तरह से यात्रा हुई। फिर 2 दिन के बाद मानसरोवर लेक से हम लोग निकलते हैं, फिर जाते हैं दार्चिन जहाँ पे हम लोग आते समय रुके थे, फिर वहाँ पे हम लोग रुकते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह हम लोग निकलते हैं मानसरोवर पर, नहीं, फिर हम लोग तकलाकोट आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग यात्रा प्रारंभ किए थे वहाँ पहुँचे तकलाकोट, और फिर तकलाकोट एक रात स्टे करके सुबह के टाइम में फिर चाइना की व्यवस्था है, चाइना सरकार की, वो हम लोग को लिपू लेक पास को छोड़ते हैं और भारत सरकार के सारे अधिकारी हम लोग को रिसीव करते हैं, फिर अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। तो जैसे दिल्ली से आप चलते हैं और वापस दिल्ली आते हैं जी, इसमें कितना समय लग जाता है? लगभग 24 दिन के आसपास। इसमें आपने जो चारों यात्राएं करी वो उसी मार्ग से करी, एक ही मार्ग से, जिस मार्ग का अभी वर्णन किया आप। जी जी जी। अब बताइए कि जो नया मार्ग बन रहा है, धारचूला से जो नया मार्ग तैयार हुआ है, चाइना को कनेक्ट कर रहा है जी, तो इसमें यात्रा का मार्ग वही रहेगा या बदलेगा या कम अधिक होगा? अभी कुछ मार्ग में परिवर्तन हुआ है। अच्छा, कुछ मार्ग, हाँ, बाकी मार्ग वही है। हाँ, पहले पैदल चलना पड़ता था, अब 4 व्हीलर से यात्रा होगी। कुछ जो हिस्सा पैदल चलना पड़ रहा था अब वहाँ भी 4 व्हीलर चलने लगेगा। 4 व्हीलर से जाना पड़ेगा और हम लिपू लेक तक गाड़ी जाएंगी। लिपू तक भारत सरकार ने लिपू लेक तक पूरी सड़क बना दी है। अच्छा, अब जैसे यात्रा है तो यात्रा का खर्च कितना क्या होता होगा? उस समय में तो लगभग 1,60,000 का खर्च आता था। अच्छा, और हमें लगता है कि अब कम आना चाहिए, क्योंकि जो भी खर्च अधिक आता है वो चाइना गवर्नमेंट अधिक लेती है। भारत सरकार की तरफ से बहुत कम पैसे में यात्रा KMVN करवाता है। पर जैसे उसके बाद से, कोविड के बाद से यात्रा बंद है, अब जब शुरू होगी तो निश्चित रूप से उसमें जो चीन सरकार है वो भी एक कमाई करती है। जी जी। तो वो भारतीयों से उस तरह से जो धन है, आवश्यक धन, उसका वो तो वसूल करेगी। तो उम्मीद है कि कुछ % यात्रा का खर्च बढ़ सकता है और नहीं भी बढ़ सकता, वो तो सरकार की जो उस समय की नीतियां हैं, जैसी नीति रहे, हाँ, तो वो होगा। तो एक तरह से देखा जाए कि आपके पास 1 महीने का समय हो जी, और पर्याप्त आस्था हो जी, और आपका आवेदन सरकार भी स्वीकार करे और भोलेनाथ भी स्वीकार करे, जी जी, तो ये हो जाए जी। और फिर इसके बाद आपकी हिम्मत और आपका जो आत्मशक्ति है वो निरंतर बनी रहे आपके साथ, जी जी, तब जाके कैलाश मानसरोवर के दर्शन होंगे। जी 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 जी। अभिनव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत सारगर्भित जानकारी दी जी। अब जब तमाम लोग इस यात्रा को करना चाहते हैं, आपकी ये बातचीत उनके काम की हो सकती है और वो भी अपने हिसाब से योजना बना सकते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। बताना चाहेंगे कि 2026 में महाकुंभ फिर से लग रहा है। अच्छा, क्योंकि 2014 में लगा था, हाँ, तो 12 साल बाद फिर से लगेगा। 2026 में महाकुंभ लग रहा है और हमें तो लगता है कि अवश्य 2026 में अवश्य जाना चाहिए। हाँ, कैलाश जो भी भगवान भोलेनाथ को चाहने वाले हैं, जी जी, तो अगर 2026 पे पहुंच जाते हैं
तो भारत के महाकुंभ से और प्रयागराज के महाकुंभ से सीधे कैलाश के महाकुंभ में पहुंच जाएंगे। और तो एक दिव्य दर्शन की अनुभूति भी उनको हो सकती है। बाकी तो आपके प्रारब्ध हैं और आपका पुण्य कर्म है कि आपकी दृष्टि कितनी समर्थ हो पाती है उस सृष्टि को देखने के लिए। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका कोटिशः धन्यवाद। और भगवान भोलेनाथ पर आपकी आसक्ति, आपका प्रेम और इसी तरह से बना रहे, आपकी आस्था इसी तरह से बनी रहे और आप पर निरंतर ये कृपा बनी रहे, आपके नैनों को उनके दर्शन होते रहे। नमः शिवाय। नर्मदे हर 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 महादेव।